के मुताबिक तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है। सो उसका क्या मकसद है पढ़ा, वेरिएबल यूज क्यों करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम इसको मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम्स में यूज करके देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दो कमांड्स के ऊपर हमें ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमारी सी प्लस प्लस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड्स में काउंट होती है। एक है सी आउट और दूसरी है सी इन। जब भी आपने, अब ये सी आउट वाले तो हमने कल प्रोग्राम्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने बहुत सी वेरिएबल्स को ना स्क्रीन पे शो करवाया था। सो सी आउट इज फॉर सी आउट यानी कि आउटपुट के लिए, और सी इन इज फॉर इनपुट। अब हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते रहें और उनके ऊपर फंक्शंस करते रहें। मीन्स उससे क्या होगा कि आपको हर बार आकर, अगर आपने एक वेरिएबल के ऊपर एक कैलकुलेशन की है, दोबारा से वही वेरिएबल की कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगा कि आपको दोबारा से उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी उसी प्रोग्राम में जाकर। सो बेहतर ये है कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट ले, यूजर से इनपुट ले और उसके अंदर चेंजिंग्स उसी वैल्यू के लिहाज से वो कैलकुलेशन करके हमें बताए। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सी इन का वर्ड यूज करते हैं, बट सी इन जब भी आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। आप अगर सिंपल सी इन लिख देंगे, सी इन, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सी आउट होती है, यानी सी आउट की उल्टी साइड पर हम इसकी सी आउट की किधर होती है, टू द सी आउट, यानी कि जो भी चीज आगे भेजी लिखी हुई है, जैसे कि हम आगे लिख देते हैं ए, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज आगे लिखी हुई है उसको सी आउट यानी कि आउटपुट की तरफ भेज दो। जबकि सी इन का क्या मतलब है कि जो भी चीज इनपुट के तौर पर आई है, यानी कि सी इन के पास जब भी आप कुछ इनपुट करेंगे वो सी इन के पास आएगा। तो जो भी चीज इनपुट के तौर पर आई है उसको भेज दो जो भी आगे वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी कि एक्स है। तो वो सीन इनपुट में जो भी चीज आती है वो उसको उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, ये दोनों का मकसद होता है, ये डायरेक्शन होती है इसी वजह से। ठीक है, सी आउट की ये होती है कि जो भी चीज आगे लिखी हुई है उसको आउटपुट की तरफ भेज दो, और सीन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज इनपुट से आई है उसको इस चीज में स्टोर करवा दो। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था आज। आज सारा का सारा लेक्चर वो प्रैक्टिकल के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना हमने प्रैक्टिकल इतने नहीं किए, तो इस बार प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर एक मिनट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। जी, अच्छा। तो हम, हमारा जो हैंड आउट्स है, हम पहले हैंड आउट्स को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे हैंड आउट्स हैं लेक्चर नंबर 4 के। इसमें सिंपल वो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, प्रमोट द यूजर टू एंटर द एज, यानी कि हमने एज यूजर से एंटर करवानी है, और 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज के लिए हमने क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एज के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, 10 एजेस है तो 10 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। बट फर्क कहाँ आ जाता है, इनपुट पर। तो ये लिखा हुआ उसने कि जब भी आपने कोई चीज इनपुट करवानी है, ठीक है, तो वो यूजर से लेकर अगर आपने इनपुट करवानी है तो उसके लिए आप सीन यूज करेंगे, और उसके बाद क्या, उसके आगे वो वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसके अंदर उस वैल्यू वैल्यू को आपने स्टोर करवाना होता है। हम पहले एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, अभी उसकी तरफ नहीं जाते। हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और इसके बाद इंट मेन या सिर्फ मेन, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है पड़ा, हमने अभी ना सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक्स। अब हमने ना इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू इनपुट करवानी है। ठीक है, सो इनपुट के लिए आप सिंपल यूं भी लिख सकते हैं सी इन एक्स। अच्छा, सो अगर हमने सी इन इनपुट लेना है यूजर से, तो क्या आप इस तरह लिखेंगे ना, सी इन इंटू एक्स, तो इनपुट लेगा, बट वो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। जैसे कि ये है पड़ी मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, तो इसके ऊपर उसने कोई वर्ड शो नहीं किया, लेकिन वो खड़ा है, यानी कि वो इनपुट मांग रहा है। अगर मैं 5 इनपुट करूंगा तो वो एक्स में इनपुट कर देगा। ठीक है, जैसे
मैं यहाँ पर सी आउट एक्स करवाता हूँ। मैंने इनपुट ले ली यूजर से और उसको हम देखते हैं, सी आउट एक्स। अब देखें, अब स्क्रीन के ऊपर कुछ शो नहीं है, यानी कि इनपुट वो मांग रहा है बट हमें कुछ शो नहीं कर रहा। मैं 5 लिखूंगा, अब उसने 5 इनपुट लिया एक्स में और सी आउट करवा दी जो भी एक्स में वैल्यू स्टोर हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले एक सी आउट की लाइन यूज करते हैं लाजमी, जो वो सी आउट की लाइन क्या मांग रहा है। ठीक है, यूजर आप जो कंप्यूटर है वो आपसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। यानी कि अगर यूजर मांग रहा है कि एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पर पहले ना स्क्रीन के ऊपर एक सी आउट करवाते हैं, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गई। इसके बाद एंड लाइन और क्लोज। अब अगर हम रन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले ये लाइन शो होगी, पहले ये लाइन शो हो गई, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन में क्या था, सी इंटू एक्स, यानी कि जो भी वो इनपुट अब लिखेगा उसको एक्स में रख दो। जैसे कि मैंने 5 लिखा है तो ये 5 एक्स में स्टोर हो जाएगा। और फिर नीचे मैंने एक ये वेरिएबल लिखा था सी आउट एक्स, तो उसने एक्स को हमें दिखा दिया। तो ये एक सिंपल मेथड होता है कुछ भी चीज इनपुट करवाने का यूजर से। ठीक है, अब उससे क्या है कि 10 एजेस आप यूजर से इनपुट लें, ठीक है, और उनकी एवरेज एज निकाल के दें। अब एवरेज एज का फार्मूला क्या होता है, एज 1 प्लस एज 2, सब एजेस को प्लस करें और उसको जितने नंबर है उनके ऊपर डिवाइड कर दें, ये एवरेज एज का फार्मूला होता है। तो हम पहले 10 इंटीजर बनाते हैं। अब एक तो मैंने ये तरीका बताया था, इंटीजर एज 1, इंटीजर एज 2। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका बहुत लेंथी प्रोग्राम बनेगा, यानी कि 10 लाइनें पहले तो सिर्फ एज एज लिखने में हो जाएंगी। तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे जो मैंने बाद में बताया था कि एक ही लाइन के ऊपर सारे इंटीजर, क्योंकि सारे वेरिएबल आपके इंटीजर हैं, तो एक ही लाइन के ऊपर सारे, पहला वेरिएबल का नेम, फिर दूसरे वेरिएबल का नेम कॉमा, फिर तीसरे वेरिएबल का नेम कॉमा, फिर चौथे वेरिएबल का नेम कॉमा, पांचवें का कॉमा, छठे का कॉमा, सातवें का कॉमा, और फिर आठवें का वेरिएबल, नौवें का वेरिएबल और 10 वेरिएबल। हमारे यहाँ तक 10 वेरिएबल पूरे हो गए। ठीक है, अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए, वो आप इसके साथ भी कर सकते हैं बट हम उसको ना इंटीजर करते हैं, वो है टोटल एज का, यानी कि जो टोटल एज आप इन सबको सम अप करके बनाएंगे उसका हो गया वेरिएबल। उसके बाद एवरेज एज का हमें वेरिएबल, वैसे तो आप इंटीजर भी रख सकते हैं बट आई प्रेफर फ्लोट, क्योंकि हमें पॉइंट में भी आंसर चाहिए हमेशा, तो ये नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम फ्लोट भी साथ लिखते हैं। फ्लोट में हमारा क्या आंसर होगा, एवरेज एज का, ए वी ई एज, एवरेज एज। सर टोटल की स्पेलिंग ठीक कर ली। अच्छा जी, यहाँ तो ये बात होगी। दूसरी बात है याद रखनी आपने माइंड में कि आप कभी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, कभी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि मैं टोटल एज लिखा तो इकट्ठा लिखा है, एवरेज एज लिखा तो इकट्ठा लिखा है, तो सो इसी तरह होता है हमेशा। नेक्स्ट अब आपने इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हम एक लाइन आउटपुट करवाएंगे, सी आउट इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, यहाँ पर एंड लाइन भी लगा सकते हैं। एंड लाइन क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में आपकी जो लाइन है, अगर आप तमाम प्रोग्राम लिखते हैं ना विदाउट एंड लाइन, तो वो सिर्फ एक लाइन के ऊपर परफॉर्म होगा, पहली लाइन के ऊपर होता रहेगा, स्पेस नहीं आएगी। आप कहते हैं ये पहली लाइन पर शो हो, ये दूसरी पर, ये तीसरी पर, ये चौथी पर, तो फिर एंड पर एंड लाइन लगाएं, जो कि ये डिनोट करता है कि यहाँ पर मेरी लाइन एंड हो रही है और इससे आगे न्यू लाइन न्यू जगह पर होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने उससे स्टूडेंट 1 की एज मांगी, तो हम उसको सी इन यानी इनपुट किस में करवाएंगे, एज 1 के अंदर। इसी तरह से फिर सी आउट स्टूडेंट 2, मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ये आ गया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट 2 हो, फिर स्टूडेंट नंबर 2 की मांगो और उसको किस में स्टोर करवा दो, एज नंबर 2। ये देखें, सी इन एज 2, और ये किसकी है बड़ी, स्टूडेंट 2 की एज है। फिर इसी तरह स्टूडेंट 3 की एज 3, और वो किस स्टूडेंट की होगी, स्टूडेंट नंबर 3 की। फिर एज 4। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि 10 तक एजेस का एक
ऐसे सिंपल बना लेंगे कि वो हमसे एजेस मांगता रहे और हम पुट करते रहें। ठीक है, मैं 10 के 10 लिख लेता हूँ। ये आ गए। अब ये 4 हो गया, ये 5, ये वाला हमारा 6 हो गया, 7 एंड 10। वो हमसे क्या कहेगा जी, पहले स्टूडेंट की वैल्यू पुट करो, उसको एज 1 में स्टोर करवा लेगा। फिर वो पूछेगा दूसरे की तो 2 में करवा लेगा, फिर तीसरे की तो 3 में करवा लेगा, चौथे की 4 में, और यहाँ पर आएगा पांचवा तो 5 में, छठा होगा तो 6 में, सातवां स्टूडेंट होगा तो उसको 7 में स्टोर करवाएगा। ठीक है, 8वें को 8 में, और 9वें को 9th में, और 10वें को 10वीं वैल्यू। टोटल एज, ये कौन सा है बड़ा जो मैंने इंटीजर क्रिएट की है, वो बराबर है एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 एज 5 एज 6 एज 7 एज 8 एज 9 और एज 10, और यहाँ पर लाइन एंड। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो मेरी 10 की 10 जो एज मैंने इनपुट की है उसको प्लस कर देगा। अब हम पहले टोटल एज सी आउट करवाते हैं। सी आउट क्या करवानी है, टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज, इसके आगे वो शो करवा देगा टोटल एज। अब आपको मैंने पहले बताया था कि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट कुछ रहते हैं वो भी क्लियर हो जाए सही तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखे कि आगे ही 2 डायरेक्शन शो किए हैं। अब ये डायरेक्शन क्या शो कर रही हैं कि ये जो भी वैल्यू इनपुट, ये इसके आगे जो कुछ भी आ रहा है उसको भेज दो जो लास्ट टाइम पर आपने कमांड लिखी थी, यानी सी आउट करवा दो उसको। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर काफ़ी सारे आउटपुट लिख सकते हैं। तो मैंने 10 स्टूडेंट के आगे ही उसकी आउटपुट लिखनी है, तो मैं लिखूंगा द टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज, आगे वो टोटल एज का वेरिएबल यूज करूंगा, जो भी उसके अंदर स्टोर होगा वो सामने शो हो जाएगा, और यहाँ पर एंड लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं लिखता हूँ सर एवरेज का एंड फार्मूला। के सो आगे एल एवरेज का भी आता मैंने है, यहाँ पर ये सारे जी जो अभी आपने एंड लाइन लिखी है उसके आगे एल लिख दें। शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये हो गया, टोटल एज भी हो गई, मैंने 10 एजेस भी इनपुट करा ली। अब मैंने एवरेज एज फाइंड करवानी है, ए वी ई एज। तो उसके लिए पहले उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ए वी ई एज। अब क्या हम ये नाम क्यों लिखते हैं वेरिएबल को, हमने हमारे पास जो भी आंसर आएगा अगर आप कंप्यूटर में उसको ऐसे ही छोड़ दो, मीन्स मैं यूं ही लिख दूं सिंपल, टोटल एज डिवाइडेड बाय 10, बात खत्म। ये वो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, बट वो इसका कोई आंसर कहीं स्टोर नहीं करवाएगा, वो देख के खत्म कर देगा वहीं पर, स्टोर नहीं करवाएगा, क्योंकि हमें वो चाहिए वापस। तो हम क्या करवाएंगे, पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे जो कि हमने बनाया एवरेज एज का, उसके अंदर हम इसकी वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे, यानी टोटल एज डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारे 10 नंबर है। जैसे कि हम ना वो फिजिक्स में करते हैं कि अगर हमारे पास न्यूटन है, 5 न्यूटन फोर्स है, तो हम उसको स्टोर करवा लेते थे किसके अंदर, एफ के अंदर, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो जहां जहां एफ आता था वहां पर हम 5 न्यूटन लिख लेते हैं। इसमें भी वैसा कि हम इसको एवरेज एज में जो भी आंसर इसका आएगा टोटल एज को 10 पर डिवाइड करने पर, उसको हम एवरेज एज में स्टोर करवा लेंगे। एवरेज एज में स्टोर होने पर क्या होगा कि आप एवरेज एज को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम सी आउट करवाते हैं एवरेज एज को, सी आउट एवरेज एज इज, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एवरेज एज का जो हमने वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर हमने एवरेज एज स्टोर करवाई है। ठीक है, और उसके बाद एंड लाइन, और दिस इज एंड। अगर अब हम रन करवाते हैं तो सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, ये जूम कर लें आप लोग अपनी स्क्रीन से ऊपर ताकि आपको सही नजर आ जाए। इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, मैं लिखता हूँ 10। फिर वो कहता है इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, मैं लिखता हूँ 20, फिर 30। इस तरह मैं 10 स्टूडेंट की वो मुझसे मांग रहा है, मैं 10 की ना पुट कर रहा हूँ। ये मैं 10 यहाँ तक स्टूडेंट थी ना,
एजेस अपनी मर्जी से पुट करती हैं। सो फिर वो देखें, ये मुझे नीचे दिखा रहा है यहाँ पर, टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 310, एवरेज एज इज 331, यानी कि 310 उनकी टोटल एज बनती है। जब आप उनको 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज एज। ठीक है, सो इट इज द कंप्लीट फर्स्ट प्रोग्राम इन योर हैंडआउट्स। जो ये पहला प्रोग्राम था आपके हैंडआउट्स में, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यू हमें आए हुए थे। इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर वी गेट एन एरर, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड पर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप एरर आपको आएगा, जैसे ये है। ठीक है, ये वाली करेक्ट है स्टेटमेंट, एक्स इज इक्वल टू 2+6। आपने वेरिएबल हमेशा किस साइड पर रखना है? राइट साइड पर रखना है, लेफ्ट साइड पर नहीं रखना। ठीक है, वो वेरिएबल जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। एक तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी ना, जैसे कि हमारा ये वाला वेरिएबल है टोटल एज का, तो टोटल एज के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर्ड है बड़ी एक। ये इस टाइम पर वेरिएबल नहीं है, इस टाइम पर ये क्या है बड़ा, एक आंसर है बड़ा, जो ऊपर हम फाइंड करके आ गए हैं यहाँ पर। सो इस टाइम पर एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल इस साइड पर वेरिएबल यूज करेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो तब वो एरर दे देगा। जैसे ये है x + y = 3+5, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम वी कैन नॉट have an expression on the left हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, मीन्स टू से इस सर साइड पर। स्टॉप हो इसको गया, हम करके देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ और सर मैं अब हो गया शो। फार्मूला उस, तो मैंने क्या किया कि एक्सप्रेशन उस साइड पर लिख दिया। शो हो रही है मेरी स्क्रीन? मैंने D++ खोला हुआ है, सही। सो ये देखें कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने ना थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। ठीक है, एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ, ये इंटरनेट इशू है बड़ा, स्टॉप हो जाती है बार बार। अच्छा जी, सो क्या है कि मैंने ना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, जैसा कि हमारे हैंडआउट्स में बता रहे थे कि ना, अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड पर ये लिखते हैं ना इक्वेशन, और लेफ्ट साइड पर वेरिएबल लिखते हैं सिंगल, तो आपको एरर देगा। ठीक है, देखिए एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमेशा जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पर होगा और जो उसके राइट साइड पर होगा, और जो भी आपने वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवानी है, कैलकुलेशंस करवानी है, वो कहाँ होगी? लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर वेरिएबल और लेफ्ट साइड पर उसकी जो भी उसके अंदर स्टोर करवाना है या उसका कोई कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्म ये लिखा हुआ है प्रोग्राम जो मैंने अब करवाया। ठीक है, हमने एवरेज एज किसके अंदर रखी है? फ्लोट के अंदर, ताकि हमें पॉइंट में भी आंसर दे। आप इंटीजर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, खासतौर पर न्यू स्टूडेंट्स, चाहे पुरानों को तो आता है, कोई नया अगर ऐड हुआ है आज, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? एल्जेब्रिक फार्मूलाज वगैरह। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एक ये फार्मूला लिखा हुआ है, हमारा एक फार्मूला है y = ax² + bx + c, यानी कि ये एक हमारी इक्वेशन है, बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम इसको लिखेंगे कैसे? ये आ गया। सो मल्टीप्लाई के लिए ये साइन यूज किया जाता है, मैं थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, और मॉडुलस के लिए, मॉडुलस क्या होता है मैंने कल भी बताया था कि आफ्टर डिवाइडिंग ऑफ अ नंबर वी विल हैव अ रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमारा मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ये 5 साइन है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जब भी आप कोई इक्वेशन लिखें, जैसे कि हमारी y = ax² + bx + c, तो इसको आपने प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना? y = a × x प्लस a × x × x, क्योंकि x स्क्वायर है तो स्क्वायर का कोई अभी तस्वुर नहीं है। हम इसके अंदर जो यूज करते हैं इसके अंदर कोई नहीं है, हमें 2 बार मल्टीप्लाई करवाना होगा, जैसे कि हमने आगे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। प्लस b × x + c, दिस इज इनफ। ये भी सही है, क्योंकि हमने जो मैथमेटिकल रूल्स पढ़े हैं उसके अंदर क्या है पढ़ा
कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड फिर वो, बट कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ना हमें पहले कुछ खास वैल्यूज को करवाना पड़ता है। सो आप एक्स स्क्वायर को अलग कर लें, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि इट इज स्क्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। और फिर बी एक्स को अलग कर लें, ठीक है, और सी को अलग कर लें। सो ये एक अच्छा पैटर्न है कोई भी इक्वेशन लिखने का, ठीक है। ये देखें, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू बी मल्टीप्लाई बाय वाई, बट हम उसको एक्स ही कहेंगे, हमारी इक्वेशन में यही है, उन्होंने नीचे आके गलती कर दी, यहाँ पर एक्स ही आना है, ठीक है, प्लस सी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फार्मूला है वो एक्यूरेट हो जाएगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। बाद का ऐसा होता है कि एक मशीन के लिए आप फार्मूला लिख रहे हैं, वो उसको बिहेव कर लेगी एक तरह से, बट दूसरी के अंदर ऐसा नहीं होता। आप ट्राई कीजिएगा, कुछ इक्वेशन मोबाइल के अंदर किसी और तरह से काम करती हैं, बट आपके कैलकुलेटर के ऊपर किसी और तरह से काम करते हैं। रीजन क्या है, यही मिस्टेक्स हैं बड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर फर्क आ जाता है वर्किंग में। सो ये था एक्सप्रेशंस को लिखने का तरीका, यानी कि आप जब भी लिखें तो कोशिश करें कि सेम को ब्रैकेट्स में लिखें। जैसे ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, तो क्या करें, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स को एक ब्रैकेट में रखें, बी मल्टीप्लाई बाय वाई को दूसरे को, और सी मल्टीप्लाई बाय जेड स्केयर को उसने अलग कर दिया है, और सी मल्टीप्लाई बाय अलग कर दिया है, ठीक है। सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो अलजबरा होता है इसमें एक और फर्क है बड़ा, कि आपके अलजेब्रिक में वैल्यूज में हम ये ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट्स, हम करली ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर भी आपने यूज करना है एक प्रोग्राम को दूसरे से अलग करना है, जैसे कि हम वहां लिखते थे कि पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो फिर बिगर ब्रैकेट, तो आपने उसको यूं ही लिखना है, यानी कि ये समझ लो ये लार्ज ब्रैकेट है, उसके अंदर आपने लिखा जी बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर स्मॉल ब्रैकेट आती है तो फिर भी आप यही लाइन यूज कर लें, ठीक है, यहाँ पर लगाएं मल्टीप्लाई और फिर आप वही ब्रैकेट यूज करेंगे, और ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसमें वो करेगा वही, यानी कि 2 को एक्स से मल्टीप्लाई पहले करवाएगा, पहले दरमियान वाली ब्रैकेट सॉल्व करेगा, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको बाहर एक्स से मल्टीप्लाई करवाएगा, और उसके बाद उसको बी से करवाएगा मल्टीप्लाई। सो उसमें खुद ब खुद आए थे, बट इसके अंदर हम सिर्फ स्मॉल पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करते हैं, करली ब्रैकेट इन राइटिंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन लिखते वक्त ये करते हैं, हर काम करते हुए नहीं, ठीक है। सो ये तो गई इक्वेशंस तक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज द ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम इक्वेशन के ऊपर एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, जी सर ठीक है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ? समझ आ रही है आप लोगों को? चलें ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूछना था क्योंकि मैंने खाना हाँ जी खाना हाँ था जी, इसलिए। ओके। नहीं नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये होगी लाइन। अब थर्ड लाइन मेन, इंट मेन एंड मेन दो बोथ आर सेम, बट व्हेन यू यूज मेन इन मोबाइल तो वो एरर देता है, तो कोशिश करें इंट मेन लिखने की आदत बनाएं, बट मेन भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। हम दो तीन वेरिएबल बनाते हैं, हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन थी बी स्क्र माइनस 4ac, तो उसमें हमारे तीन वेरिएबल थे बी ए और सी, तो हम बनाते तीन वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमारे पास एक मेजर वेरिएबल होना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन होने के बाद आंसर स्टोर हो, वो हम फ्लोट में लिखेंगे, फ्लोट एक्स। तो ये हमारे वेरिएबल पूरे हो गए। अब हमने तीन वेरिएबल इनपुट लेने हैं, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। कैसे इनपुट लेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको किस में स्टोर करवा देंगे, ए की, इंटर द वैल्यू ऑफ ए सॉरी, और उसको हम किस में स्टोर करवा देंगे, ए में, ठीक है। उसके बाद हम यही सेम लाइन लिखेंगे, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और उसको हम कहाँ स्टोर करवा देंगे, बी में। इसी तरह से फिर सी इंटर द वैल्यू ऑफ
एंटर द वैल्यू ऑफ सी, और उसको हम किस में स्टोर करवा देंगे, सी में। हाँ जी, होता है, केस सेंसिटिव का इशू होता है, बट आपकी ये चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। जो आप स्ट्रिंग यूज करते हैं वो मैटर नहीं करता। हाँ, आपके जो ये आपकी वेरी जो ये सीन है, सी आउट है, ठीक है, इनका फर्क पड़ता है। और दूसरा जो आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैंने छोटा वेरिएबल लिखा तो इधर मैं छोटा ए ही लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग के अंदर आप जैसे मर्जी यूज कर ले, उसमें कोई फर्क भी नहीं होता। हाँ, उसके अलावा आपने जब यूज करना है तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का फर्क याद रखना है। हम हमारा फार्मूला थोड़ा बी स्क्र माइनस 4ac, तो बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसका आंसर मैं किस में, यानी कैलकुलेशंस तो हो जाएंगी, बट उसको मैं स्टोर करवाता हूँ एक्स के अंदर, यानी जो भी इसका आंसर आएगा उसको एक्स में स्टोर करवा देना, और फिर हम एक्स को सी आउट करवा लेते हैं। सी सेम एज इट इज प्रिंट होगी, इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होगा, ये सेम एज इट इज प्रिंट होगी। और इसके आगे हम लिख देते हैं जी, जो भी हमारा एक्स में आंसर आया वो इसके आगे प्रिंट करो, और फिर एंड, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो हमसे मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब आप गौर करें एक चीज पर, मैंने जैसे वहां पर एक फिक्रा लिखा था, पहला लफ्ज स्मॉल था, अगले कैपिटल थे, थोड़ा जूम कर लिया करें, सेम वैसे ही आ रहा है। मैं यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए 5 करता हूँ, बी 6 करता हूँ, और सी 8 करता हूँ, तो मुझे दिखा रहा है बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 124। सो ये हमारा एक सिंपल एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये बताया करें कि क्लियर है या नहीं है, जी सर ताकि अगले क्लियर बंदे है। को भी पता हो। अच्छा जी, उसके बाद ये एक प्रोग्राम मैंने लास्ट बार जब रिपीट करवाया था, ये नहीं करवाया था, वो कह रहा है कि एक राइट अ प्रोग्राम टू टेक द 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम अ यूजर एंड शो द डिजिट ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। यानी कि वो यूजर से इनपुट ले एक 4 नंबर हिंसों वाला 4, और वो अलग अलग करके उसके हिंस से दिखाए इस तरह से, यानी पहले 1 दिखाए, फिर जब 7531 अगर आप पुट करते तो 1,3,5,7, तो वो इस तरह स्टोर करवाए। तो ये पूरी डिटेल दी हुई है उसकी, आगे उसने इंग्लिश में समझाया हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ कि ना, ये हमसे इनपुट लेगा। अब मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में ना आपका वो जब नंबर को डिवाइड करवाता है तो आपका जो पीछे बचा हुआ आंसर होता है वो दिखाता है। यानी कि आपने अगर एक नंबर को डिवाइड किया ना 2 को 9 पर, तो 2 4 जा 8 और 1 कैरी रह जाएगा, 1 बाकी रिमाइंडर होगा, तो मॉडुलस में वो आपको आंसर 1 दिखाएगा, ठीक है। अब पहले मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ छोटा सा, आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहले ना हम एक मॉडुलस का आंसर देख रहे थे। x इज इक्वल टू, मैं 5 इंटीजर एक अभी खुद ही बनाया था, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 और इंटीजर y इज इक्वल टू 2। अब मैं x मॉडुलस ऑफ y लिखता हूँ, x मॉडुलस ऑफ y, और इसको मैं सी आउट करवा लेता हूँ, ठीक है, सी आउट x मॉडुलस ऑफ y। अगर मैं अब रन करता हूँ इसको, ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ आंसर दिखाएगा, वो 1 है। तो इसने क्या किया है, इसने 2 को 4 के ऊपर डिवाइड किया है, और जो मेरा आंसर बचा है, जैसे कि 2 2 4 और 1 कैरी, तो वो मुझे 1 दिखा रहा है बस। तो ये यूज होता है मॉडुलस का। तो इसके अंदर ना हम मॉडुलस ही यूज करेंगे, जैसे कि वो हमें एक नंबर देगा 4 हिस्सों वाला, तो अगर आप एक 4 हिस्सों वाले नंबर को डिवाइड करें 10 के ऊपर, ठीक है, यानी कि हम 77 को डिवाइड करते हैं तो 10 7 70, और पीछे हमें कैरी क्या रह जाता है, 7। यानी कि जैसे अगर मैं ये 3 हिस्सों वाले नंबर को 10 पर डिवाइड करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 10 पर, 7351 डिवाइडेड बाय 10, तो एंड पर ये देखिए 0.1, यानी कि ये रिमाइंडर में होगा मेरा 0.1। सो हम क्या करवाएंगे कि हम एक नंबर लेंगे, उसका मॉडुलस करवाएंगे, ठीक है।
मॉडुलस करवाने के बाद जो लास्ट हमारा क्या आएगा मॉडुलस, उसको हम सी आउट करवा देंगे, ठीक है। फिर हम आगे जो नंबर बचा उसको सेव करवाते जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उसको सेव करवाते जाएंगे, फिर उसके ऊपर मॉडुलस लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह करके हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। वो सबसे पहले कह रहे हैं जी इंटीजर, यानी कि हमारे पास 4 इंच वाला, सबसे पहले जी वो 4 इंच वाला एक नंबर इनपुट करवाएगा हमसे। सबसे पहले क्या करवाएगा, 4 इंच वाला नंबर इनपुट लेगा यहाँ पर, और उसको वो नंबर में स्टोर करवा देगा। फिर वो ना 10 का नंबर, तो वो उसको 10 पर डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद शो करवा देगा द डिजिट्स आर डिजिट। जब आप 10 पर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर सामने आएगा, तो वो उसको शो करवा देगा। फिर आप, अब हम इसको लिखते हैं, छोटा सा पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। दो इंटीजर हम क्रिएट करते हैं, एक नंबर का और दूसरा डिजिट का। अब सबसे पहले हम सी आउट करवाते हैं, इंटर द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। और उसको हम इनपुट करवा देते हैं नंबर के अंदर, ठीक है। उसको हम डिजिट इज सी आउट। अब वो डिजिट किस में स्टोर्ड है, डिजिट के अंदर, तो हम डिजिट लिखेंगे और एंड। अभी हम दूसरी लाइन पर नहीं जाते, हम इसी लाइन को ना रन करके देखते हैं। वो मुझे मांग रहा है 3 डिजिट नंबर, मैं पुट करता हूँ 582, तो मुझे क्या शो कर रहा है 2, यानी कि लास्ट डिजिट उसने मेरा अलग करके मुझे दिखा दिया। जूम करके देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर शो आएगा कि मैंने 3 डिजिट का नंबर पुट किया 582, और उसने उसका जो डिजिट है लास्ट वाला अलग करके दे दी। कैसे किया है, हमने उसको 10 पर जब डिवाइड किया है तो मॉडुलस वाले ने सिर्फ उसका रिमाइंडर दिया, और आपको पता है जब भी कोई चीज़ 10 पर डिवाइड होती है तो उसका जो लास्ट नंबर है वो बच जाता है। अगर जीरो होगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, अगर जीरो नहीं होता तो वो जो आखिरी वैल्यू होती है वो हमें दिखा देता है। सो आपके हैंडआउट्स में यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और उसने आगे कॉमा लगाया हुआ। इसी तरह से फिर उसने क्या किया है कि नंबर को 10 पर डिवाइड कर दिया और उसको नंबर में स्टोर करवा दिया। क्यों, आपने एक डिजिट अलग कर लिया, एक डिजिट तो अलग कर लिया ना, अब आपको नंबर भी एक डिजिट तक कम करना है। अगर आपको नंबर एक डिजिट तक कम करना है तो आप उसको 10 पर डिवाइड करेंगे। अगर 10 पर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या करता है, रिमाइंडर को छोड़ देगा और उसका पिछला आंसर बाकी रखेगा। हम 4 डिजिट वाला बनाते हैं, या मैं 3 डिजिट वाला बना रहा हूँ, आपने खुद 4 डिजिट वाला बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर में चेंज कर देंगे, नंबर डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम सी आउट 1 मिनट के लिए करवा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। सी आउट नंबर, अब देखें एक 3 डिजिट वो मुझसे नंबर मांग रहा है, ठीक है। मैं 3 डिजिट नंबर पुट करता हूँ 852, तो देखिए उसने, इधर मैं एंड लाइन लगा लूँ। अब वो क्या करेगा, वो मुझसे एक 3 डिजिट नंबर मांगा, मैंने लिखा 852, इंटर करूंगा तो द डिजिट इज 2, यानी उसने आखिरी वाला अलग कर लिया और डिवाइड करके नंबर में अब क्या स्टोर कर दिया 85, यानी लास्ट वाला नंबर उसने अलग कर लिया। अब उसके बाद 85 है। अब 85 पर भी आप सेम यही पैटर्न डिवाइड करेंगे, यानी इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, और इसको एज इट इज इसके नीचे ना पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे कि हैंडआउट्स में देखें तो देखें यहाँ पर यहाँ तक आ गया, फिर उसने सेम वही चीज़ आगे पेस्ट की हुई है यहाँ तक। क्यों, क्योंकि अब आपका जो नंबर है, अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो वाला नंबर होगा जो आपने यहाँ पर डिवाइडिंग के बाद बनाया, यानी कि 85। यही कल हम 10th लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे कि जब आप डिवाइड करवाते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाता है। यानी कि अगर वो था नंबर में पहले 85 स्टोर था, फिर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाते तो 85 की जगह वो वैल्यू स्टोर्ड होगी जो आपने बाद में करवाई है। तो अब यहाँ पर जो नंबर में स्टोर है वो 85 है। फिर से वो इसको डिवाइड करेगा
और आपको एक वेरिएबल दिखा देगा, यानी कि उसका लास्ट अलग कर देगा। फिर आप नंबर को 10 पर डिवाइड करें, फिर वो नंबर के अंदर 10 चेंज कर देगा। और फिर एक बार हमने 3 अलग करने हैं तो मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने एक लाइन अपनी तरफ से ऐड की थी। आपने जब प्रोग्राम पढ़ना है ना तो ये वाली लाइनें छोड़ देनी है, उसके ना वो होते हैं कमेंट्स होते हैं। यहाँ तक ना उसने 3 नंबर अलग कर लिए, ठीक है, और उसने 4 का लिखा तो उसने 4 वाला दिखा दिए, ठीक है। सो उसने कहीं पर सी आउट नहीं करवाया, कहीं पर उसने एंड लाइन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसने एक ही लाइन के अंदर सब कुछ शो करवाना था। उसने एक ही लाइन में सब कुछ शो करवाना था, तो उसने कहीं पर एंड लाइन यूज नहीं की। जैसे मैंने यहाँ एंड लाइन यूज किया है, तो इससे क्या होगा मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। एंड लाइन, अब अगर मैं 5 इंच वाला 3 इंच वाला मैंने नंबर पुट किया 852, अब उसने 8 अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया और 2 अलग कर दिया। मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो फिर मैं अगली लाइन में ना ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा द डिजिट आर। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली लाइन शो नहीं करवानी और ना मैं एंड लाइन लगाऊंगा, ना एंड लाइन लगानी है ना ये वाली लाइन लगानी है। मैं अब मकसद बता देता हूँ इसका भी दोबारा से, ठीक है। और दरमियान में हमें कॉमास चाहिए ना हर नंबर के बाद, तो यहाँ पर आपने कॉमास लगा देने हैं। किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर आप आउटपुट करवाया ना डिजिट को, अब यहाँ पर मुझे कॉमा चाहिए तो मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमास। किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर एक कॉमा यहाँ पर और एक इस डिजिट के बाद, ठीक है, विथ स्पेस। अब हम इसको सॉरी डायरेक्शन देनी थी। अब देखें, अब मैं पुट करता हूँ 852, तो वो देख ले मुझे 2,8 अब भी मैंने यहाँ पर एंड लाइन नहीं हटा, ये वाली 75C3, तो 3,5,7 उसने मुझे अलग अलग करके दे दिया। समझ आ गई है? दोबारा समझाऊं एक बार? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, समझ आ गई है? दोबारा समझाऊं? मेरी आवाज आ रही है? अब ना उसने हमें एक वेरिएबल, हमें ना एक प्रॉब्लम दी थी कि ना आप 4 इंचों वाला नंबर लें, ठीक है, और उसके ना हर एक नंबर को ना अलग अलग करके ना शो करवाएं, ठीक है। ये उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई हुई है। सो हमें पता है कि ये ऊपर उसमें सारे डिटेल में इंग्लिश में बताया हुआ कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं ना तो उसका अलग आखिरी हिस्सा ना अलग होकर हमें शो हो जाता है। ये वाला जब 10 पर डिवाइड करेंगे ना तो 10 कभी भी 1 पर डिवाइड नहीं हो सकता एज अ होल, ठीक है, मतलब पॉइंट में आंसर देता है। तो डिवाइडिंग कभी पॉइंट में आंसर नहीं देगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपको रिमाइंडर शो करवाएगी। अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा। हम इंटीजर यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर में क्या होगा कि वो आखिरी नंबर को रिमाइंडर के तौर पर रख देगा। अगर आप मॉडुलस यूज करें तो वो आपको, जब आप मॉडुलस यूज करेंगे तो वो आपको सिर्फ रिमाइंडर दिखाएगा, आंसर नहीं दिखाएगा। तो हम एक नंबर इनपुट लेंगे और उसका 10 पर मॉडुलस लेंगे, यानी 10 पर उसको डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो डिजिट में, फिर हम उसको ना डिजिट में शो सेव करवा देंगे, तो हमारे मॉडुलस का आंसर यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो डिजिट में सेव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। अब हमने नंबर को भी एक एक हिस्सा छोटा करना है, तो 10 में आपको पता है जब आप डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर को छोड़ देगा और बाकी इनसे पकड़ लेगा। 10 पर डिवाइड करने से सेम वही ऊपर आंसर आ जाता होता है, ठीक है, सिर्फ जो रिमाइंडर होता है वो खत्म हो जाएगा। तो हम नंबर को 10 पर डिवाइड करवाएंगे और वो हमें जो आंसर आएगा वो स्टोर कर लेगा। फिर हम 10 का डिजिट करवाएंगे, 10 के ऊपर मॉडुलस लेंगे और डिजिट को सेव करवा लेंगे। मैंने 3 वाला बनाया है, आप 4 वाला बनाएंगे खुद, सेम यहीं पर। अब हमने एंड लाइन नहीं लगाई, पहली लाइन लिखी ये वाली और इसके बाद ना हमने कहीं पर भी एंड लाइन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अगर एंड लाइन लगाएंगे तो हमारा जो अगला आउटपुट है वो अलग लाइन पर आएगा, हमें एक ही लाइन पर चाहिए था, तो हमने एंड लाइन नहीं लगाया। तो अब हमें हमसे वो 3 डिजिट नंबर मांग रहा है 753, तो सबसे पहले वो उसको मॉडुलस लेगा, 3 को अलग करके प्रिंट कर लेगा, फिर उस नंबर को 10 पर डिवाइड करेगा तो 3 उससे अलग हो जाएगा, आपका आंसर 75 आ जाएगा। फिर वो 75 का 10 पर मॉडुलस लेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, वो उसको लिख लेगा। फिर 75 फिर से अगले स्टेप पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा 10 पर और लास्ट में आपका स्टोर हो जाएगा 7।
7 को जब आप 10 पर मॉड्यूलस करेंगे तो आपका 7 रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि 10 के टेबल में 7 नहीं आता, पॉइंट पे तो आ सकता है वैसे नहीं, तो वो डिजिट के अंदर स्टोर हो जाएगा आपका, और फिर नंबर को 10 पर डिवाइड किया जाएगा और वो 0 हो जाएगा, नंबर खत्म। अब देखें 5 8 6, तो वो 6 8 एंड 5 अलग अलग करके दिखा देगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपका ये एक छोटा सा प्रोग्राम है सर्कल वाला, ये मैंने कई बार करवाया है, आप लोगों ने ये करना है। इसके अंदर वो सर्कल का डायामीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड कर रहा है। डायामीटर का फार्मूला होता है 2r, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर और 2 पाई r, और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। सो आप यूजर से एक रेडियस इनपुट लेंगे और पाई की वैल्यू चाहे आप स्टोर करवा लें पाई के अंदर, या 3.14 यूज कर लें जैसे उन्होंने यूज की हुई है, और डायामीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करेंगे और इस तरह स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवाएंगे। ये आपका एक असाइनमेंट है जो खास तौर पर न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा फोर्थ लेक्चर एंड हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।